टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम समझते हैं आज। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तीन तरह के होते हैं फ्रिक्शन हमारे। तीन डिफरेंट टाइप्स के फ्रिक्शन हुआ करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शन that oppose that oppose probable motion। मतलब oppose even before actual motion। एक्चुअल मोशन से भी पहले जो अपोज करे वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन? यहाँ ट्रंक रखा हुआ था, आपकी मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा सा इसे खिसका के दूर कर दो। आपने आपको लगा रे ट्रंक है, क्या होगा इसके अंदर? थोड़े बहुत कपड़े वपड़े होंगे, लाओ खींच के अलग कर दो। अभी कर रहा हूँ मैम। अभी आप एक हाथ में तो मोबाइल ले रखा था, एक हाथ में तो मोबाइल था ही, जैसे कि होता है आजकल। एक हाथ से लिया आपने, इसे खींचना शुरू कर दिया, फोर्स लगानी शुरू कर दिया आपने, नहीं खींच रहा, नहीं खींच पाया। एक हाथ से आप पूरे जोर लगा रहे हैं, नहीं खींच पा रहा। एक हाथ, एक हाथ में तो मोबाइल आपके, इसे आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे। एक हाथ से आपने ट्रंक खींचा, खींच ही नहीं पा रहा है, नहीं खींच रहा। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिखता हूं एफ एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपकी फोर्स को मैं इसको लिखता हूं एफ ए, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है। आपने जेब में रखा मोबाइल और दोनों हाथ लगा दिए यहाँ पर, अब मेरी खींचेगा क्या? अभी भी आप अपोज कर रहा है, अभी भी नहीं खिसक रहा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के प्रोबेबल मोशन को अपोज करता है। एक्चुअल में जब अब मोशन है ही नहीं तब भी अपोज कर रहा है। स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इफेक्टिव है कब? जब आपका अभी एक्चुअल मोशन शुरू ही नहीं हुआ, एक्चुअल मोशन अभी शुरू भी नहीं हुआ, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब इसकी एक खूबी भी है, क्या? आपने ये एक हाथ लगाया, आपने एक सिंगल हैंड से इसे खींचने की कोशिश करी, सिंगल हैंड। सपोज सिंगल सिंगल हैंड से आप 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नहीं खींच रहा। ये क्या, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, नहीं खींच पा रहा, नहीं खींच रहा, बिल्कुल भी नहीं खींच रहा। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपने 100 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया हुआ है और फिर भी ये नहीं खींच रहा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए? आप ही से सवाल कर रहा हूं। सिंगल हैंड से जब आपने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और अभी भी ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो सीधी बात है आपको अपोज करने वाली फोर्स भी आपके जितने ही है। अपोज करने वाली कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स अप्लाइड अगर 100 न्यूटन है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी सर्टेनली कितनी है? 100 न्यूटन ही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर इससे कम आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रह गई 100 न्यूटन से, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी फोर्स बड़ी हो जाएगी, नेट फोर्स नॉन जीरो, और फिर ये चल पड़ेगा। अगर यहाँ 100 से ज्यादा होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन में चल जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं कभी।
अब आपने क्या कहा, अब आपने देखा क्या कि भाई एक हाथ से तो नहीं हिल रहा, एक हाथ से तो नहीं हिल रहा है। तो अब आपने क्या काम करे, अब आपने इसको दोनों हाथ लगा दिए हैं, दोनों हाथ से अब आप खींच रहे हैं इसे। एक हाथ से 100 न्यूटन, तो टू हैंड फोर्स, टू हैंड फोर्स कितनी हो गई, टू हैंड फोर्स हो गई 200 न्यूटन। एक हाथ से 100 न्यूटन की लगा रहे थे, दो हाथ से 200 न्यूटन की फोर्स। लेकिन आपने देखा कि अब भी नहीं चल रहा है, ये हिलने को तैयार ही नहीं है अब। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी है, 200 न्यूटन है। अगर आपने इसे एक उंगली से खींचा होता, इसके कुंडे में एक ऐसी ही उंगली डाल दिया आपने, चल खींच के अलग करूं, उंगली से आपने लगा रखी है 10 न्यूटन की फोर्स, नहीं हिल रही, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। पूरा हाथ से आप खींच रहे हो, फोर्स आपने लगा रखी है खींचने वाली 100 न्यूटन, नहीं खींच रही, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन है। आपने दोनों हाथ से फोर्स लगाई, दोनों हाथ से 200 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये नहीं खींच पा रही, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 200 न्यूटन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में एक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी हो गई, कैसी, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, ये अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। अगर आपने फोर्स कम अप्लाई करा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम है, फोर्स आपने बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को अनलिमिटेड बढ़ाती रहेगी, सेल्फ एडजस्टिंग अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट तक ये अपने आप को बढ़ाती चली जाती है, एडजस्ट करती रहती है। ठीक है, ये जो सर्टेन मैक्सिमम लिमिट है, इसको कॉल कहते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको हम बोल देते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दीजिए, या कह दीजिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअल में यही है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाती जाती है। आपने देखा कि आपके दोनों हाथ से भी ट्रंक नहीं हिल रहा। तभी आपका दोस्त जो पड़ोस में रह रहा था वो आ गया, पड़ोस में रह रहा था वो आ गया, उसने क्या भाई, आपने कहा थे जरा संदूक खिसक वही है कि, मुझसे तो खिसक नहीं रहा अकेले से। तो अब आप क्या लग गए, अब आप दो लग गए, 200 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई, आपका दूसरा साथी भी यहीं आके लग गया आपके साथ में, आपको दूसरा साथी भी यहीं आके लग गया, इसने सपोज 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो 250 न्यूटन की फोर्स हो गई। अब ये चल पड़ा, अब ये चल पड़ा, इसका मतलब जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो 250 तक नहीं बढ़ा पाया अपने आप को, वो स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसने अपने आप को 200 न्यूटन तक तो बढ़ाया, लेकिन 200 न्यूटन से ऊपर नहीं बढ़ा पाया अपने आप को वो, 200 न्यूटन या 250 न्यूटन होते ही चलने लगी वो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है क्या, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, और दिस मैक्सिमम लिमिट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम इसे ग्राफ पर ड्रॉ करें, ग्राफ पर अगर हम ड्रॉ करें इसे, तो ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करा जाएगा, ग्राफ पर ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, एक्स एक्सिस पर लिया मैंने फोर्स अप्लाइड, एक्स एक्सिस पर लिया क्या, फोर्स अप्लाइड, और वाई एक्सिस पर लिया मैंने क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब मेरी फोर्स अप्लाइड जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो। अभी मैंने इसे खींचना शुरू ही नहीं करा,
तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्यों भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी को भी अपोज नहीं करेगा। जब मैं खींच ही नहीं रहा इसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो। फिर मैंने एक उंगली लगाई, फिर पूरा हाथ लगाया, फिर दो हाथ लगाए, फिर दोस्त को ही बुला लिया, मतलब मेरे जो फोर्स अप्लाइड है, मैं अपनी फोर्स अप्लाइड बढ़ाता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगातार बढ़ती चली आ रही है एक सर्टेन लिमिट तक। एक सर्टेन लिमिट के बाद बॉडी चलने लगी। तो ये जो सर्टेन लिमिट है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड, दिस वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर लिया आपकी अप्लाइड बॉडी फोर्स ने, अप्लाइड फोर्स ने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर लिया, तो बॉडी चल पड़ी। और चलते टाइम जो फोर्स लगती है, जो रोकने के लिए फोर्स लगती है, वो कहलाती है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया है जरूर, क्या, कि एक बार इसे खिसकाना मुश्किल है, लेकिन अगर ये खिसक गया आपसे, हिल गया अपनी जगह से, तो फिर इसे खिसकाते रहना, चलाए रखने में कुछ कम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स तो तब भी लगानी पड़ेगी, लेकिन कुछ कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास जो फ्रिक्शन आएगा, जो चलती हुई चीज को, जो एक्चुअल में चलती हुई चीजों को रोके, चलते हुए रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करे, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी फोर्स एक्सिस पर नीचे आ गए। और ये जो आपकी ये वाली एक्सिस है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है। कहाँ तक बढ़ता चला जाता है, एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट तक। और इस लिमिट के बाद अगर बॉडी रुकी हुई तो चलने लगी, चल रही है तो रुक जाएगी। और जैसे ही एक बार चलने लगी बॉडी, तो फिर अब उसके ऊपर जो अवरोध है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कम हो गया, कम हो गया। अब जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम है, किससे कम है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्लियर है। साथ ही साथ काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट बना रहता है। मतलब आप अपने बाइक को 40 की स्पीड पे चलाएं या 80 की स्पीड पे चलाएं, जो फ्रिक्शन लग रहा है टायर और सड़क के बीच में, वो लग ही रहा है। दोनों केस में सेम है। जो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी अपनी जगह सब सेम बना रहता है। अच्छा, दो दो फ्रिक्शन तो ये हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। देखिए पहला फ्रिक्शन कौन सा, पहला फ्रिक्शन तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोज प्रोबेबल मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होने की चांस है, उसी मोशन को अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम क्या, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो ही क्या है, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक। उसके बाद आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोज एक्चुअल रिलेटिव मोशन। जब मोशन होने लगा, जब मोशन चल, बॉडी चल रही है, तो दोनों बॉडीज के जब बीच में रिलेटिव मोशन है, उस मोशन को अपोज काम करने वाला फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा फ्रिक्शन है हमारा, तीसरा फ्रिक्शन है, ये सेकंड फ्रिक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट फ्रिक्शन हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग है। पहला
स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई बात नहीं, सब एक ही तरीके से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन थर्ड कौन सा हो गया? थर्ड आपका हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या कि जब कोई एक चीज लुढ़कती भी जाए, जब एक चीज लुढ़कती भी जाए, रोल करती भी जाए दूसरे सरफेस पर, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। इसमें इसमें कौन किससे ज्यादा होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है फॉर टू गिवन सरफेसेस, फॉर टू गिवन सरफेस। जैसे मेरी एक सरफेस ये प्लास्टिक है, एक सरफेस पेपर है, तो इस पेपर और प्लास्टिक के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और सबसे छोटा कौन है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, बहुत कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से। हालांकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम ही होता है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन तो और भी कम हो जाता है, और भी कम हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन।